हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था तो उसका हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको थैंक्स। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हम हिंदी और इंग्लिश का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है बायोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2022 का है ओरिजिनल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आपसे कुछ बातें भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, और आपको बताएंगे भी। ऐसे तो आंसर सही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी आंसर गलत लगता है तो आप लोग कमेंट करके उसका सही आंसर भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी का। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सेंटअप एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सेंटअप एग्जाम दे देते हैं चोरी करके। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, और जो यूट्यूब पे बहुत सारे वायरल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर फाइनल एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है, 70 में 70 ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से और गेस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, साथ साथ हिंदी इंग्लिश का भी करवाए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अगर ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो गया तो एक नंबर आपका चला जाएगा, सही हो गया तो आपका आ जाएगा। तो ऐसी तैयारी करनी है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं जाए। ठीक है, यानी कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठिए तो आपको जल्दी से फटाफट 35 ऑब्जेक्टिव सही कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉपी किस तरह से लिखें। ठीक है, इसी में बायो का, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयारी करवाया जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार हो रहा है, अगर आप लोग नहीं बनाए हैं, कोई छूटा हुआ है तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाए हैं तो क्वेश्चन आंसर भी बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ रहा है तो जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं उसे छोड़ दीजिएगा। पहले आप लोग बुक का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए पीछे से। ठीक है, और बाद में आप लोग इधर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए, वीवीआई प्रश्न का। ठीक है, यानी कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, अब आपको तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर देना है। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। आपका भी सपना है, जैसे कि देखिए 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल रहता है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिकल का लिंक शेयर कर दिया गया है, वीडियो का भी प्लस पीडीएफ भी। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप लोग पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से भी देख के बना सकते हैं। अगर बना लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे खंड ब है, सेक्शन बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ प्रश्न है तो इसका आंसर दिया गया है सब्जेक्टिव में। पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे अनुत्सर्ग से आप क्या समझते हैं समझाएं, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, और यहाँ पे है धुआं तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी 2 अंक का है। थर्ड में है क्रमिक विकास को परिभाषित करें। ठीक है, 4 में है यहाँ पे जीवों में लैंगिक जनन को सोदाहरण समझाएं, और 5वां में है यहाँ पे स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और ये भी 2 नंबर का है। आगे की बात करें यहाँ पे
ये प्रश्न आता है। प्राथमिक अनुक्रिया क्या है, ये भी 2 नंबर के हैं। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे कार्बनिक खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये भी 2 नंबर का आता है। ठीक है, और यहाँ पे आनुवंशिक विविधता को परिभाषित करें, ये भी 2 नंबर का है। और यहाँ पे उत्परिवर्तन को परिभाषित करें। उसके आगे है 16 में अनिश्चयक जनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे सभी के बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जैव तकनीकी के औद्योगिक उपयोगों का वर्णन करें। और आगे आता है यहाँ पे 24 नंबर में विकिरण के कारण प्रदूषण के स्रोतों, प्रभाव तथा नियंत्रण का विस्तृत विवरण दे। और ये सभी 5-5 नंबर के हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी 5 नंबर का है। निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, और ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे ए में है जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, और बी में है अपरा निर्माण तथा गर्भपोषण। ठीक है, तो ये पूरा बना लेंगे दोनों, तब आपका 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो 1 2.5 नंबर का है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो देख लिए, ये देखिए ये क्वेश्चन का आंसर शीट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में, जैसे कि कोई ऑब्जेक्टिव है तो गोला रंगने का होता है ना, तो अंदर से ही पहले आप लोग पेन से, बॉल पेन से ऐसे रंग लीजिएगा। ठीक है, अंदर में अच्छे से। ठीक है, ताकि आपका एक भी बाहर ना निकले और आपका एग्जाम में अच्छा नंबर है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी चेक होता है OMR सीट, इस सभी मशीन में चेक होता है। ठीक है, आपको कोई हाथ से चेक नहीं करता है। ओके, तो आप लोग सही बनाएंगे तो आपका सही नंबर मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग सही बनाएंगे तो आपका नंबर काट लेगा। आप लोग तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर से कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, ज़रूर आपका अच्छा नंबर आएगा। तो इस तरह से देखिए ये रंगा हुआ है। यहाँ पे देखिए खंड ब में है जीव विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें हम लोग जानेंगे कि परीक्षा में कॉपी किस तरह से लिखे ताकि अच्छा नंबर आए। तो देखिए पहले आप लोग कोई भी, जैसे कि पेज होता है आपके पास, 4 फोल्ड मार लीजिएगा। एक फोल्ड इधर खाली छोड़ देना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, एक फोल्ड तो आपको खाली छोड़ना है, और दूसरा, तीसरा, ये 4 फोल्ड होता है। तो ये 3 फोल्ड में आपको इधर लिखना है, और एक फोल्ड इधर खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इस तरह से, खंड ब है जीव विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहाँ पे एरो दे दीजिएगा। अंडोत्सर्ग से हम यह समझते हैं कि, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे गर्भाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन कहलाता है। मानवों में यह घटना तब होती है जब डिग्राह पुटक पटकर द्वितीयक अंडक यानी कि गर्भाशय कोशिका निकालते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे अंडोत्सर्ग का समय हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। माहवारी के बाद अंडोत्सर्ग वाले दिनों में एस्ट्रोजन स्तर में वृद्धि होने लगती है, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप गर्भाशय स्तर मोटा होने लगता है, और सर्वाइकल म्यूकस पतला हो जाता है, और शुक्राणुओं को ग्रहण करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा धुआं तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं, समय सीमा आपको ध्यान में रखना है। देखिए उत्तर में लिखेंगे धुआं एक महीन ठोस पदार्थ है जो अधूरे जलने से बनता है, जबकि हाइड्रोकार्बन शब्द एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर में लिखेंगे क्रमिक विकास। इसे उद्विकास, उत्क्रांति, उद्भेद या एवोल्यूशन कहते हैं। जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, आगे क्रम विकास की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जैविक संगठन के हर स्तर यानी कि जाति, सजीव या कोशिका पर विविधता बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिखेंगे साफ साफ। ठीक है, तो आपका नंबर अच्छा आएगा। अब देखिए 30 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, और 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में चल जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा सही जाएगा, प्रैक्टिकल समझिए अच्छा राइटिंग है तो 30 में 30 मिलेगा। 30-30 60 5 65 नंबर तो आपका सही हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, आप लोग अच्छा नंबर आएगा ज़रूर, बिना बात मानिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है जीवों में लैंगिक जनन। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट में
युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। इस विधि में एकल जीव यानी कि जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर स्वस्थानीय संरक्षण में संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। जब संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिसको सुरक्षित हम लिखे हैं तो जब क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे तो इधर पेज में नहीं हट पाएगा। ठीक है, तो वो वर्ड को मेंटेन करने के लिए जिसकी इतना दूरी के बाद इतना गैप है, फिर लिखें, फिर इतना गैप है, फिर लिखें। ठीक है, तो ये गैप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जिसकी सुरक्षित पूरा नहीं हटता अच्छा से। ठीक है, तो सूर लिखे यहाँ पे कुछ इस तरह से दे के आगे में लिख देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं वो मेंटेन हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर इतना इतना पर लिखे हैं और आगे पूरा इतना छोड़ दिए या यहाँ पे जैसे तैसे लिख दिए। आपको ऐसे नहीं, ये भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल की सुरक्षा करना पड़ता है और इससे जीवों की संख्या बनी रहती है। और आपको शब्द ऐसा यूज करना है, पूरा शब्द सरल सरल वाक्य। ठीक है, सरल तरह से आपको यूज करना है। किताबी भाषा उतना यूज नहीं करना, जितना हो सके अपने शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर लिखेंगे प्राथमिक अनुक्रिया। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर में लिखेंगे कार्बनिक खेती। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, क्यों? जिसकी हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि हम कोई चीज़ का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से हाईलाइट हो जाता है। ऐसे करने से ज़्यादा ध्यान पड़ता है जो कॉपी चेक करता है ना, इसलिए इसे इस तरह से हम अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्न है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। कार्बनिक खेती को प्रायः जैविक खेती भी कहते हैं। कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के प्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर में लिखेंगे आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का आशय एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से है। इसके कारण ही जीवों में भिन्न भिन्न, यहाँ पे अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं, नस्लें देखने को मिलती है। यह विविधता ही जीवों को किसी दूसरे पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने में सहायता करती है और विलुप्त होने से बचाती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का उत्तर उत्परिवर्तन का परिभाषा। ठीक है, तो उत्परिवर्तन किसी स्पीसीज के आनुवंशिक पदार्थ में उत्पन्न गतिशील रासायनिक परिवर्तन का नाम है। ये परिवर्तन गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में उत्पन्न होते हैं। अतः इस दृष्टि से किसी जीन की आणविक संरचना परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे अच्छे से लिखेंगे, आपको पक्का 2 में 2 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग कुछ मिस्टेक नहीं करते हो तो आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर में लिखेंगे अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन से मेरा तात्पर्य प्रजनन की वह विधि है जिससे अंड यानी कि ओवम या मादा युग्म बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि अनिषेक जनन के लिए परागकण का होना अनिवार्य है। यह एक उत्तेजना का कार्य करता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न की समाप्ति होती है। अब हम लोग आ रहे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न को ध्यान से देखना है, यानी कि जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा से मिला के 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, या आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से भी पूछ सकता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है जैव तकनीक का औद्योगिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे कई उपयोगी रसायन या यौगिक का उत्पादन होता है। अतः इसकी अहम भूमिका है।
कुछ प्रमुख उपयोग या कार्य निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे फर्स्ट में है उपयोगी यौगिक का उत्पादन। ठीक है, ये बृहद रूप से औद्योगिक प्रक्रम में उपयोग में लाया जाता है, जैसे लैक्टिक अम्ल, ग्लिसरीन, ग्लूकोनिक अम्ल, एसीटोन इत्यादि। ऐसे पदार्थ जीवाणु द्वारा भी तैयार होते हैं जो कम उपयोगी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में है एंजाइम का उत्पादन। इसका उपयोग डिटर्जेंट्स, वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, औषधि इत्यादि में किया जाता है। ऐसे प्रमुख एंजाइम हैं एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज इत्यादि। ठीक है, थर्ड में आता है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का उत्पादन, जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि। ठीक है, आगे है यहाँ पे पूरक भोज्य पदार्थ, यानी कि इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवी द्वारा उच्च किस्म का एक कोशिकीय प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है, जो मानव एवं अन्य जानवरों के भोज्य के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फाइव में है यहाँ पे ईंधन तथा खनिज के निष्कर्षण में भी इसकी अहम भूमिका है। ठीक है, यहाँ पे सिक्स में आता है रोग प्रतिरोधी टॉक्सिन का उत्पादन। यह एक विशिष्ट प्रकार का टॉक्सिन है जिसमें एंटीबॉडी मिश्रित होता है। इसका उपयोग कैंसर सहित कुछ अन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर। रेडियोधर्मी पदार्थों के विषम एवं एकत्र होने की दर, उसके ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता तथा विभिन्न वायुमंडलीय और जलवायु संबंधी कारकों जैसे तापमान, हवा, वर्षा आदि का प्रभाव विकिरण प्रदूषण पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। फर्स्ट में है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवों में तथा फिर मनुष्य में पहुंचकर कई बीमारियां उत्पन्न करती है। ठीक है, सेकेंड में है बार बार रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से रक्त कैंसर हो सकता है। थर्ड में आता है यहाँ पे रेडियोधर्मी विकिरणों से बंध्यता, दृष्टि दोष, फेफड़ों का ट्यूमर आदि होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे विकिरण प्रदूषण पर नियंत्रण। इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं उसके बाद आप लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ना निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जाए, यहाँ पे आप लोग निम्नलिखित भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी। फर्स्ट में यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टरों, ऊर्जाधरों इत्यादि में रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव नहीं हो। सेकेंड में रेडियो आइसोटोपों के उपयोग पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना जरूरी है। थर्ड में आता है यहाँ पे रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 का एक का उत्तर है जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव पर टिप्पणी निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में देखिए जैविक उर्वरक सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक या साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये जीव वायु के नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक यौगिकों जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ यानी उर्वरता बढ़ जाती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उदाहरण के फलस्वरूप राइजोबियम, एनाबिना, एजोबैक्टर, एनाबिना, एजोटोबैक्टर आदि। ये भी आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख क्या लीजिएगा, बना लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी में है बी का उत्तर अपरा निर्माण तथा गर्भ पोषण पर टिप्पणी निम्नलिखित है। तो उत्तर में लिखेंगे अपरा निर्माण संयुक्त रचना स्तनियों में मादा के गर्भ भ्रूण गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन में परिवर्तन होता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है। भ्रूण की गर्भाशय की भित्ति अपरा कहलाती है जो बाद में गर्भाधान का रूप ले लेती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे गर्भपोषण के लिए विशेष नलिकाएं पाई जाती है जिससे शिशु का पोषण होता है। गर्भ की रुधिर वाहिनियों में खाद्य पदार्थ संचित होता है। श्वसन के लिए O2 तथा CO2 रुधिर में मिलता है। उत्सर्जन अपरा के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ माता की रुधिर से
रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है तथा हार्मोन स्रावन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जरायु, गोनेडोट्रोपिन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जब अंत तक देखें हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसका PDF नोट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, किसी की लाइफ बदल जाएगी। तो हम आने वाली वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी है, ठीक है, जिसकी किताबी भाषा रहता है और जो गाइड का गेस्ट पेपर का रहता है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी आपको प्रश्न दिए हुए रहेंगे, सब आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें सब जो किताबी भाषा जो मतलब कि बनाते हैं टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, उन सब का लैंग्वेज रहता है। आपको जब एग्ज़ाम देना है तो उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें, हम आपको कन्वर्ट करके हैंड नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, PDF भी। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।